देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे जहां पर एक ऐसी घटना हुई जिसके होने से बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के माथा चकरा चुका है। दोस्तों बताएंगे कैसा ये पूरा मामला है जिसके होने की संभावना लगभग 0% के आसपास थी दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की चल रही सरकार के 41 विधायक का पूरी तरीके से पाला बदलने वाले रडार में आ चुके हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रचार के अंतिम दिन बताएंगे अंतिम सर्वे किस तरीके का आया है दोस्तों। और इसके साथ ही बिहार चुनाव में मोदी को सपोर्ट कर रहे जनता दल यूनाइटेड का सांसद अब महागठबंधन के पाले में आ चुका है। दोस्तों बताएंगे कैसे महागठबंधन का प्रचार करते हुए मोदी और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर तमिलनाडु के साथ साथ पश्चिम बंगाल की सरकार अपने अपने तरीके से एसआईआर के पुरजोर विरोध पर मैदान में उतरी है। दोस्तों बताएंगे कौन सुप्रीम कोर्ट गया है और कौन आज बड़ा मार्च निकालने जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद बिहार के लोगों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों की दोस्तों। लेकिन उससे पहले बताएंगे कैसे गुजरात के पुलिस अधिकारियों को बिहार में भेजकर एक बड़ी साजिश के भी नए आरोप लगे हैं। चलेंगे सारे बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर परिवर्तन अब पत्थर पर लिखी लकीर से ज्यादा एक अकाट्य सत्य बन चुका है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों की परिवर्तन की हवा किस ओर बह रही है और कौन सी पार्टी को कितने विधायकों को जिताकर लाने की संभावना जनता ने बरकरार रखी है, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर ये बात लगभग तय है कि महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन होने के लिए 2 स्टेप और चलने पड़ेंगे। यानी पहले बिहार में महागठबंधन चुनाव जीतेगा, उसके बाद दिल्ली में सरकार अस्थिर होगी और नरेंद्र मोदी सरकार को हटाकर महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। और तीसरे स्टेप में महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा क्योंकि केंद्र में और महाराष्ट्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार चला रही है दोस्तों। और दोनों जगह बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेता केवल बिहार चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे बिहार चुनाव में काल चक्र में परिवर्तन होगा वैसे ही दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर भी पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही जोरदार तैयारियों के बीच में महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी असंभव घटना घटी है दोस्तों जिसके बाद लग रहा है कि अब अपने 41 विधायकोों को लेकर बीजेपी सरकार को महाराष्ट्र में सपोर्ट कर रहे अजीत पवार ने बीजेपी को आईना दिखाना शुरू कर दिया है दोस्तों। और एक तरीके से उनको बिहार को लेकर कुछ भनक मिल गई है। दरअसल दोस्तों कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन की पार्टियों की ओर से जोरदार तरीके का विरोध किया गया और मतदाता सूची में जितने भी गलत नाम जोड़े गए हैं या फिर ज्यादा जोड़े गए हैं कम जोड़े गए हैं उन सबको सही किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर जो जोरदार मुंबई में विरोध हुआ दोस्तों तो उससे एक बात समझ में आ गई कि बीजेपी के खिलाफ अभी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर माहौल बना पड़ा है क्योंकि इतने सारे वादे बीजेपी वालों ने पिछले चुनाव में किए थे कि अब वो वादे पूरा करना तो दूर की बात भाजपा के लोग उस पर विचार विमर्श भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि अब एक ऐसी घटना घटी है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंदर जो लगभग असंभव थी। दरअसल दोस्तों रायगढ़ जिले के कर्जत के अंदर अजीत पवार गुट यानी एनसीपी जो बीजेपी को महाराष्ट्र सरकार में समर्थन कर रही है 41 विधायकों के साथ में, उसने शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखालफत कर रही है उससे सबके सामने डंके की चोट पर ऐलान करते हुए औपचारिक गठबंधन कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि महायुति के भीतर शिवसेना बनाम अजीत पवार गुट की खींचतान सबके सामने है। यानी शिंदे और अजीत पवार के बीच की जो खींचतान है दोस्तों, इसलिए शिंदे को सबक सिखाने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ में अजीत पवार ने अपनी पार्टी का गठबंधन कराया है। और ये कोई छोटा मोटा गठबंधन नहीं है दोस्तों की कहीं भी किसी छुटभैया नेता ने गठबंधन कर लिया हो, बल्कि कर्जत के अंदर एक संयुक्त बैठक बुलाई गई। बैठक बुलाने के बाद दोनों पार्टी के नेता मौजूद रहे और तब ऐलान किया गया कि जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर परिषद नगर पालिका चुनाव दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ेगी। इससे कर्जत के अंदर परिवर्तन विकास अघाड़ी नाम का एक अजीबोगरीब महागठबंधन बना है दोस्तों। एनसीपी अजीत पवार गुट के जिला अध्यक्ष सुधाकर घारे, भरत भगत, अशोक भोपत राव के साथ साथ दीपक श्रीखंडे और शिवसेना यूबीटी के नितिन सावंत, भीमसेन बड़ेकर के साथ में और भी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे दोस्तों। रायगढ़ में शिंदे सेना और अजीत पवार गुट के बीच में पालक मंत्री को लेकर यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो पालक मंत्री नियुक्त किए थे अलग अलग क्षेत्रों के लिए दोस्तों, उस पर आपस में तकरार हुआ था और ये तकरार इतना आगे बढ़ गया कि शिवसेना यूबीटी के साथ में अजीत पवार गुट ने अपना गठबंधन बना लिया है। इसके बाद अब सवाल खड़ा होता है कि भाजपा को जो अजीत पवार गुट का 41 विधायकों का समर्थन है, क्या वो विधायक का समर्थन बिहार चुनाव के खत्म होते ही महाराष्ट्र के अंदर खत्म होगा और उसके बाद अल्पमत में आ जाएगी भाजपा की सरकार। कुल मिलाकर दोस्तों संकेत मिलने लगा है कि पहले बिहार फिर दिल्ली उसके बाद महाराष्ट्र 3 जगह खेला होना अगले 2 महीने में तय दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बिहार को लेकर भी आज प्रचार का अंतिम दिन है और इसे लेकर अंतिम सर्वे सामने आया है दोस्तों। आपको बता दें कि जो अंतिम सर्वे है उसके अनुसार
देश के तथाकथित नेशनल मीडिया की ओर से जिस सर्वे को सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है दोस्तों, वो है पोल ट्रैकर का सर्वे। पोल ट्रैकर के सर्वे को करने के लिए तकरीबन 1.5 महीने का समय लगा दोस्तों, और इसमें 1,65,689 लोगों से बातचीत की गई। उसके बाद पोल ट्रैकर सर्वे ने जो जानकारी दी है उनके अनुसार आज की स्थिति में माहौल यह है कि 243 सीटों में से इंडिया गठबंधन 118 से 127 सीटों पर आगे चल रहा है, और इंडिया गठबंधन वोटिंग परसेंटेज में यानी मतदान प्रतिशत में एनडीए गठबंधन से तकरीबन 1% ज्यादा वोट लेकर आ रहा है, और एनडीए गठबंधन को 111 से 115 सीटें और 43% वोट शेयर मिल रहा है। यानी एनडीए गठबंधन अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, तब जाकर वो 115 तक पहुंचेंगे, यानी बहुमत के आंकड़े से तकरीबन 8 सीटें इनकी कम आएगी दोस्तों। जबकि इंडिया गठबंधन एवरेज अगर आप निकालेंगे तो मिनिमम 118 सीटें और मैक्सिमम 127 सीटें जीत रहे हैं, यानी मैक्सिमम वाले केस में आराम से मेजॉरिटी का नंबर यानी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लेंगे, प्लस 5 सीटें और ज्यादा उनके पास एक्स्ट्रा रहेगी, और अगर खराब परफॉर्मेंस भी आती है तब भी 118 सीटें जीतेंगे, यानी केवल 5 सीटों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और जनसुराज पार्टी को लेकर इसी सर्वे में दावा किया गया है कि जनसुराज पार्टी पहले चुनाव में 4 से 7 सीटें जीतने की स्थिति में है, और उनको 9% के आसपास वोट शेयर मिल सकता है, तकरीबन 10% कह सकते हैं, और 10% वोट शेयर पहले चुनाव के लिए अच्छा माना जाता है दोस्तों। और अदर्स की बात करें, यानी जो निर्दलीय वगैरह चुनाव लड़ रहे हैं या फिर एआईएमआईएम के साथ साथ कुछ और मजबूत पार्टियां मैदान में है, बीएसपी मैदान में है, उन लोगों को मिलाकर 6 सीटें वो टोटल जीत सकते हैं, और 4% वोट शेयर अदर्स को मिल सकता है। तो घूम फिर कर अगर देखें तो एवरेज की बात करें तो इंडिया गठबंधन तकरीबन 122 नंबर के साथ अपनी सरकार बना रहा है। दूसरे नंबर पर एनडीए गठबंधन को औसतन 113 सीटें मिल सकती है दोस्तों। तो पोल ट्रैकर सर्वे और 1,65,000 लोगों से पूछे जाने के बाद ये रिपोर्ट दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि नतीजे और ज्यादा परिवर्तन के पक्ष में होंगे और बहुमत से इतने नंबर ज्यादा होंगे जिसमें आराम से सरकार चल पाए, क्योंकि बिहार जब किसी गठबंधन को बहुमत देता है तो वो एक तरफा देता है दोस्तों। गठबंधन में बहुमत की कमी कभी नहीं होती, और इसीलिए कह सकते हैं कि परिवर्तन के पक्ष में लोगों का मूड है, तो ये परिवर्तन और ज्यादा सॉलिड तरीके से होगा, एक तरफा होगा। जो भी आप कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अभी बिहार के चुनाव खत्म हुए नहीं दोस्तों, लेकिन यूं कहिए कि नरेंद्र मोदी से यानी भाजपा की केंद्र सरकार से एक सांसद तो लगभग समर्थन वापस लेने के रास्ते पर निकल चुके हैं दोस्तों। खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के भागलपुर के सांसद अजय मंडल अपने प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं दोस्तों। यानी जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज है। दरअसल खबर यह है कि महागठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन के सांसद प्रचार में जुट गए हैं दोस्तों। सूत्रों के अनुसार जैसे जैसे एनडीए कार्यकर्ताओं को सांसद के गांव में पहुंचने की सूचना मिल रही है, वे नारेबाजी करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति सांसद को बताता है कि फूल छाप वाला नारा लगाया जा रहा है। इस पर सांसद कुर्सी से उठकर घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति कुर्सी लेकर अंदर आता है, जबकि बाहर एनडीए कार्यकर्ता नारेबाजी जारी रखते हैं। सांसद बाद में बिना किसी संवाद के गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं दोस्तों। और अब जब वो क्षेत्र में प्रचार करने के लिए पहुंचे तो स्थिति एकदम बदल गई। दरअसल हुआ यह कि एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी दावा करते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का सांसद उनको हराने के लिए प्रयास कर रहा है और वो महागठबंधन के प्रचार में जुटा हुआ है। फेसबुक पर पोस्ट करते हुए एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी ई शैलेंद्र कुमार की ओर से दावा किया जा रहा है दोस्तों। यानी सांसद है जनता दल यूनाइटेड का प्रचार कर रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए। वैसे भी आने वाले दिनों के अंदर अगर बिहार में चुनाव नतीजे बदलेंगे दोस्तों, परिवर्तन होगा, तो ऐसे ही सांसद सबसे ज्यादा जल्दी पलटी मारेंगे, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार को लेकर एक जबरदस्त तरीके की नाराजगी है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आज से देश भर के अंदर एसआईआर लागू होने जा रहा है दोस्तों। और एसआईआर के खिलाफ जिन राज्यों ने खुलकर मोर्चा खोला है उसमें तमिलनाडु राज्य का नाम है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर करके राज्य में मतदाता सूची यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी है दोस्तों। पार्टी ने याचिका में इस कवायद को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया है। आपको बता दें कि डीएमके ने साफ तौर पर कहा है कि वो इसका विरोध करेंगे, और इसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो ये कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 तीनों का अपमान है। यानी राइट टू इक्वालिटी के साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के साथ साथ 21 यानी जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है। याचिका सोमवार को वकील विवेक सिंह के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई है दोस्तों। अब देखते हैं इस पर कब सुनवाई होती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु की पार्टी डीएमके पार्टी दोनों मोर्चा खोलकर मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में जो एक और जानकारी है उसके अनुसार तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी आज यानी 4 नवंबर मंगलवार को कोलकाता के अंदर एक विशाल
विशाल विरोध मार्च निकालने जा रही है। दोस्तों बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में घोषणा की थी कि वो SIR के खिलाफ पुरजोर विरोध करेंगे। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर यह अभियान यानी SIR का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में आज से शुरुआत हो रही है दोस्तों, और 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक SIR होगा। और बंगाल में इसका सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई कर रहा है तो ममता बनर्जी खुद कर रही है, और अलग अलग राज्यों के अंदर अब विरोध की आवाज और तेज हो गई है। आने वाले दिनों के अंदर स्थिति और ज्यादा राजनीतिक देखने को मिलेगी। दोस्तों जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग बैंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना के अंदर रोड शो करने के लिए गए थे। दोस्तों मोदी के रोड शो को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था वो ये कि प्रधानमंत्री अपने साथ में नीतीश कुमार को लेकर क्यों नहीं आए, जबकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को साथ में लेकर नरेंद्र मोदी रोड शो किया करते थे। दोस्तों जबकि लोकसभा चुनाव में तो मोदी अगर अकेले भी आते रोड शो करने के लिए तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता, क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव था। अब तो विधानसभा के चुनाव में राजधानी पटना के अंदर नीतीश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी रोड शो करके चले गए और नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह मौजूद थे। दोस्तों ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद जो तस्वीरें सामने आई है इससे पता चल रहा है कि बिहार के लोगों के लिए एक तो पहले से ही कोई विकास नहीं हो रहा, और कहीं कहीं अगर कुछ अच्छे रोड बने हुए हैं तो नरेंद्र मोदी के रोड शो के कारण इन रोड की हालत भी खराब कर दी गई है। दोस्तों जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं, इन तस्वीरों में नरेंद्र मोदी के रोड शो के कारण बांस का इस्तेमाल करके एक बैरियर बनाया गया है, यानी रुकावट करने के लिए, लोगों को रोड पर आने से रोकने के लिए ये दीवार बनाई गई है, लकड़ी की दीवार बनाई गई है दोस्तों। और रोड पर बीच बीच में गड्ढे कर करके बांस गाड़ा गया है, और ये पूरा का पूरा जहां जहां से रोड शो गुजरा है हर जगह देखने को मिल रहा है, यानी अच्छे खासे रोड को बीच से खोद कर उसमें बांस गाड़ के उस रोड की स्थिति को खराब कर दिया गया है। दोस्तों अब ये धीरे धीरे रोड में जो गड्ढे किए गए हैं ये फैलते फैलते पूरे रोड को खराब कर देंगे। 6-7 महीने के अंदर इन रोड की हालत बद से बदतर हो जाएगी, और नरेंद्र मोदी के रोड शो के कारण ऐसा हो रहा है। जबकि लोग जो पिछली बार रोड शो के दौरान परेशान थे वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, तो फिर वो डिजिटल प्रचार क्यों नहीं करते, क्यों वो यहाँ आकर एक तो हमको ट्रैफिक में फंसा रहे हैं, दूसरे हमारे रोड को खराब करके चले जा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर चले जा रहे हैं। अब ये रोड को कौन ठीक करेगा, और अगर ठीक कर भी दिया तब भी तो इस रोड में पहले जैसी मजबूती नहीं रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों का करोड़ों का नुकसान कर दिया, इसकी तत्काल भरपाई की जानी चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, भावी उम्मीदवार के तौर पर भी इनको जाना जाता है, तेजस्वी यादव को। दोस्तों तेजस्वी यादव ने आरजेडी की तरफ से नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। तेजस्वी कहते हैं कि जंगल राज सिर्फ एक परसेप्शन है। तेजस्वी ने बिहार चुनाव में गुजरात से कई सारे अफसरों को, यानी IAS अधिकारी, IPS अधिकारी जो गुजरात कैडर के हैं दोस्तों, जिनकी नौकरी गुजरात में है, वैसे 10 लोगों को, 10 अधिकारियों को बिहार लेकर आया गया है। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि बहुत सारी बड़ी संख्या में गुजरात के पुलिस कर्मियों को बिहार लेकर आया गया है। चुनाव कराने के लिए तकरीबन 55,000 के आसपास पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा हर बूथ पर दोस्तों, और इसमें बड़ी संख्या में गुजरात के लोगों को बुलाया गया है, जैसा तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं। और बूथ पर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभुत्व जमाने के लिए गुजरात से पुलिस वालों को लेकर आई है। हालांकि चुनाव आयोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है दोस्तों, लेकिन 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, जो भी आप कहना चाहते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक केवल बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय करेंगे विधायक दल के नेता। अब दोस्तों नीतीश कुमार के करीबी और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह, जिन पर आरोप लगता आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरीके से खत्म करने पर तुले हुए हैं। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य और पूरी जेडीयू को थाल में सजाकर भूंजा पार्टी गैंग के 3.5 लोगों ने बीजेपी के हवाले कर दिया है। आरजेडी ने तंज कसा। वो कहते हैं कि इसलिए सिर्फ टब्बल वाली नकारात्मक एनडीए पर अपना वोट बर्बाद नहीं करना है, आपको बहुमूल्य वोट केवल आपके बच्चों की सरकारी नौकरी, रोजगार, बिहार के कल कारखाने, उन्नत कृषि और सभी बिहार वासियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन पर ही पड़ना चाहिए। आपका बहुमूल्य वोट केवल तेजस्वी यादव के लिए ही पड़ना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से किए गए इस ऐलान से एक बात तय है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ललन सिंह समर्थन कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में होकर नीतीश कुमार के करीबी नेता होकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो चुनाव के बाद तय होगा, और जो लोग जीत कर आएंगे वो तय करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है। यानी जेडीयू वालों को भी कंफ्यूजन है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। इसका क्या माना जाए दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी और एनडीए गठबंधन की गलती से भी सरकार बन गई तो ये लोग सबसे पहले नीतीश कुमार को साइडलाइन करेंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार के पटना से सटे मोकामा क्षेत्र के अंदर दुलारचंद यादव की मृत्यु के मामले को लेकर दोस्तों जो अनंत सिंह पर हत्या के आरोप लगे हैं, उस मामले में पहले अनंत सिंह को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन बाद में पता चला कि गिरफ्तारी अनंत सिंह के कहने पर हुई है। यानी अनंत सिंह के साथ में पुलिस वालों ने बातचीत की और उसके बाद अनंत सिंह को पूछकर पुलिस वालों ने हिरासत में लिया। दोस्तों इससे पता चल रहा है कि पुलिस वालों की भी अनंत सिंह के आगे नहीं चल रही है। दोस्तों जैसे ही अनंत सिंह को जेल भेजा गया, वैसे ही जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। दोस्तों ललन सिंह कहते हैं कि हमें उन लोगों को वोट नहीं डालने देना है, उन लोगों को घर में पैक कर देना है और अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिरा देना। ललन सिंह यानी नीतीश कुमार के करीबी नेता, मोदी के मंत्री खुलेआम सामंतवादी सोच प्रकट करते हुए अनंत सिंह का एक तो प्रचार करने के लिए आए। दोस्तों प्रचार में अनंत सिंह वाली भाषा बोल रहे हैं, यानी सामंतवादी भाषा बोल रहे हैं। सोचिए क्षेत्र के जो दबे कुचले लोग हैं दोस्तों, वे लोग कितने दबाव में होंगे इस तरीके की बयानबाजी सुनकर नीतीश कुमार के करीबी से केंद्रीय मंत्री से कि वो कह रहे हैं कि उन लोगों को घर से मत निकलने देना, यानी खुलेआम गुंडागर्दी करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके नीतीश कुमार का जो ढकोसलाबाजी था, जो दावा था कि सुशासन की सरकार है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब लोग समझ चुके हैं कि असली शासन व्यवस्था तो नीतीश कुमार की सरकार में बाहुबली लोग चला रहे हैं दोस्तों। और इससे पता चलता है कि नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर कैसे बिहार को एक जंगल राज के अंदर धकेला गया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अनंत सिंह से जुड़े मामले और खासकर दुलारचंद यादव की हत्या के मामले के बाद अब स्थिति बिहार के अंदर पलट रही है और लोग परिवर्तन के लिए तैयार है, तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार तक की ओर से लोगों से पूछा गया कि आपको दोनों पार्टियों में से, गठबंधन में से किसका मैनिफेस्टो सबसे बेस्ट लगा, यानी किसके घोषणा पत्र में आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जान लगा। तो इस पर लगभग 1,20,000 लोगों ने प्रतिक्रिया दी दोस्तों। और एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करने वाले, उसके मैनिफेस्टो को सपोर्ट करने वाले केवल 13% लोग थे दोस्तों, जबकि जनसुराज पार्टी के मैनिफेस्टो को यानी घोषणा पत्र को समर्थन करने वाले 14% लोग थे। और महागठबंधन की बात करें तो एक तरफा 73% लोगों ने कहा कि हमको महागठबंधन का घोषणा पत्र अच्छा लग रहा है। और आप समझिए दोस्तों कि 1,20,000 प्रतिक्रिया के बाद ये रिजल्ट सामने आया है। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने बोला कि कभी किसी प्रधानमंत्री का गिरा हुआ भाषण नहीं देखा। आरा में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में कट्टा की बातें करते हैं प्रधानमंत्री। यानी दोस्तों जिस बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी को रोजगार की बातें करनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर बिहार में रोजगार को लेकर उनका क्या प्लान है। दोस्तों कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के बयानों से लग रहा है कि वो केवल लोगों को भटकाने मात्र की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव घूम फिरकर बेरोजगारी को मुद्दा बनाए हुए हैं। साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बहादुरगंज में एक चुनावी सभा के दौरान एआईएमआईएम के मंच से तेजस्वी यादव को लेकर अपशब्द बोले गए। दोस्तों एआईएमआईएम के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को लेकर विवादित बयान दिया और जुबान काट लेंगे वाला बयान देते हुए आंख उंगली जुबान काटने की भी धमकी दी गई। दोस्तों कुल मिलाकर नेताओं को लेकर एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि विवादित बातें ना करें, हिंसात्मक बातें ना करें, लेकिन एआईएमआईएम के मंच से प्रत्याशी अगर इस तरीके की बातें बोल रहा है दोस्तों तो उसे रोका जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि सभ्य समाज में इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार करने के लिए आए हुए थे पवन सिंह। दोस्तों पवन सिंह की रैली की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि पवन सिंह की रैली में वो मंच पर मौजूद है और भाषण दे रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति उनके सीधे हाथ पर आरजेडी का झंडा लेकर आ जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं पवन सिंह के सामने, यानी पवन सिंह के प्रयास के बावजूद लगातार राष्ट्रीय जनता दल की गूंज सुनने को मिल रही थी। दोस्तों इससे एक बात तो है कि पवन सिंह चाहे कितना भी मना कर ले, आखिर उनको भी पता है कि खेसारी लाल यादव की एक अलग ही तरीके की फैन फॉलोइंग है दोस्तों। और इसीलिए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के समर्थकों के बीच में कई बार अलग अलग तरीके से संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है। और अब एनडीए गठबंधन की रैली में आरजेडी का झंडा फहरा दिया गया दोस्तों, केवल इसलिए क्योंकि खेसारी लाल यादव के खिलाफ उल्टा बोलते हैं पवन सिंह। और पवन सिंह के समर्थकों में और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों के बीच में कई बार आपस में विवाद देखने को मिलता है, लेकिन आरजेडी का समर्थक से ज्यादा ये खेसारी लाल यादव के समर्थक होंगे जो झंडा लेकर एनडीए गठबंधन की रैली में पहुंच गए। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर योगी आदित्यनाथ निशाना साधते हुए विपक्ष के नेताओं की तुलना बंदर से कर रहे थे। दोस्तों योगी कह रहे थे कि आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और गप्पू। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। इस पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिए जाए तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। यानी इनडायरेक्ट तरीके से क्या बोला गया आप समझ गए दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से भी बयान आया है। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि राहुल गांधी एक यूथ आइकन है,
राहुल गांधी को युवा प्यार करते हैं और राहुल गांधी को फॉलो करते हैं, इसीलिए राहुल गांधी की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग अगर कहीं है तो युवाओं के बीच में है और राहुल गांधी युवाओं के लिए काफी ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के कैंडिडेट चंदेश्वर चंद्रवंशी को प्रचार के दौरान ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों करौता गांव में वोट मांगने के लिए चंद्रवंशी पहुंचे थे। लोगों ने कहा कि हमने आपको एक बार सांसद बनाया, फिर हमने आपको विधायक बनाया, फिर आपने हमारा कोई विकास नहीं किया और वोट मांगने के लिए आ गए। पहले ये बताओ कि आपने सांसद रहते हुए हमारे क्षेत्र में क्या किया था जो अब विधानसभा का टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए उतर आए हो। साथ साथ दोस्तों बीजेपी और एनडीए वाले दावा करते हैं कि बिहार के अंदर शराबबंदी हो रखी है, लेकिन सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब बिकती हर जगह है। बिहार विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए एक और स्थानीय पुलिस के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है। इस बीच 2 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई है। दोस्तों यानी सोचिए बिहार के मुख्यमंत्री को लगता है कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन बिहार में जमकर शराब बट रहा है। 2-2 करोड़ रुपए की शराब बिहार में पहुंच जा रही है और पुलिस चुनाव के दौरान केवल पता कर पा रही है। तो इससे समझ सकते हैं दोस्तों कि किस लेवल पर बिहार के अंदर सप्लाई हो रहा है शराब। और आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी और नेता इससे फायदा लूट रहे हैं। जनता के टैक्स का पैसा पानी में फेंक दिया गया है। दोस्तों साथ साथ अनंत सिंह जेल गए तो अब ललन सिंह भी 70 गाड़ियों के काफिलों के साथ मोकामा पहुंचे हैं। दोस्तों इसी से आप लोग समझ जाइए कि अनंत सिंह हो या ललन सिंह हो, ये सबके सब दबंगई करते हुए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और दावा करते हैं कि नीतीश कुमार ने सुशासन ला दिया। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे। चले जय हिंद, जबरदस्त वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत